नमस्कार साथियों, आज मैं पुनः आपके बीच में लघु सिद्धांत कौमुदी का जो आपके बीए के सिलेबस में दिया गया हुआ है प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए 10वें क्रम का यह सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी का, जिसमें आपका पहला सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम श्रवण, यानी आचार्य वरदराज ने इसको पाणिनि के अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का नवा सूत्र लिया है उन्होंने। अब इसमें आपने देखेंगे इन्होंने इसकी व्याख्या की है कि तुल्यास्य प्रयत्नम, तुल्य ताल व आदि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नस चेत एतद, यानी ताल व आदि स्थानों से, ताल आदि स्थानों से जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है, यानी जब हम किसी वर्ण को बोलने की चेष्टा करते हैं, जब हम किसी वर्ण को बोलने का या उच्चारण करने का क्या करते हैं, अंदर से चेष्टा होती है, अंदर से, आभ्यंतर से, आभ्यंतर माने अंदर से, तो द्वय, तो कितने प्रकार का होता है, दो होता है। अब आप यहां देखेंगे एरो के माध्यम से बता दिया गया है, वो प्रयत्न जो होते हैं, यत्न होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है, दूसरा बाह्य प्रयत्न होता है। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं यस्य तुल्यम, यस माने जिस, यस मीन्स जिस वर्ण का, यानी जिस वर्ण का, जिस वर्ण के साथ तुल्यम तुलना हो, यानी जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ जो है तुलना की जाए या मिलते हों, कह रहे हैं तन्मिथा, तन्मिथा माने उन वर्णों की सवर्ण संज्ञम स्यात्, यानी उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक, अब आगे देखेंगे इन्होंने लिखा है क्या, उदाहरण स्वरूप में री री वर्णयो मिथा सावर्णम वाच्यम, क्या लिखा हुआ है, री री वर्णयो मिथा सावर्णम वाच्यम। री और री, री और री दोनों वर्ण जो है, दोनों वर्ण कैसे हैं, सावर्णम, सवर्णम है, यानी सवर्ण है, एक ही वर्ण के हैं। कहने का आशय यह हुआ कि री का उच्चारण स्थान और री का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। चूंकि आपको देखिए नीचे एक सूत्र लिखा हुआ है ऋतु लसाना दंता, इससे आपको पता चल रहा है कि री और री का उच्चारण स्थान क्या है, दंत। ठीक, अब आगे आपको कौन से वर्ण, यानी जो आपके का से लेके माँ तक, उसके आगे जो आपके व्यंजन वर्ण है छ त्र तक, जो भी वर्ण हैं उनका उच्चारण कहाँ से कहाँ तक होता है, ये आप देखेंगे इसमें। तो पहला सूत्र आपको दिया गया है अकुह विसर्जनीय ना कंठ, कहने का आशय यह हुआ आ और कु से हो जाएगा कुवर्ग, क्या हो जाएगा, कुवर्ग। कुवर्ग का मतलब पांचों वर्ण, का खा गा घ गा और हा, और कौन सा हो जाएगा, हा और विसर्ग, और क्या, विसर्ग। इन ध्वनियों का जो उच्चारण स्थान है क्या है, कर्ण। ठीक है, दूसरा आप सूत्र देखेंगे ई चुय साया नाम तालु, कहने का आशय ई आपका ह्रस्व ई है, इसी के बाद आपका दीर्घ ई आ जाता है, फिर चू से हो जाएगा चुवर्ग, चुवर्ग का मतलब चार छा जाना या। ठीक है, ये जो ध्वनि है, और या और सा, या और सा, इन ध्वनियों का जो उच्चारण स्थान क्या है बच्चों, तालु है। ठीक, आगे देखेंगे ऋतु रसाणा मूर्धा, ऋतु रसाणा मूर्धा। अब देखेंगे
इसमें क्या आ जाएगा री, ये ह्रस्व री है और ये क्या है दीर्घ री है। ठीक, दो री होता है, जान लीजिएगा, आप लोग संस्कृत के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो ह्रस्व री और दीर्घ री हो गया। फिर टू से टा वर्ग हो जाएगा, टू वर्ग, ठीक है, यानी टा ठा डा ढा णा, डा ठा डा ढा णा और रा, और ये मूर्धन्य जो सा है कोश, ठीक है, ये सा जो है ये कौन सा सा है मूर्धन्य सा इसको कहते हैं हिंदी में, और संस्कृत में मूर्धा बोलते हैं। ऋतु रसायन मूर्धा, मूर्धा का आशय होता है जिन वर्णों को उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा है वो ऊपर की ओर हल्का सा मुड़ जाती है, तभी एक ध्वनियां उच्चारित होती है। जैसे कहेंगे, देखिए री री टा हा डा ढा और ण, ठीक है। आगे देखेंगे चौथे क्रम का सूत्र दिया गया है ऋतु लसाना दंता। अब इसमें कौन से वर्ण आएंगे, री आएंगे, ठीक है, तू वर्ग, तू यानी ताथा दाधा ना हो गया, और उसके बाद ये सा है, ठीक है। इन ध्वनियों का उच्चारण कहां से होता है, दंत से होता है, यानी दांत से होता है। अगर जीवा जो है इन्हें दांतों में टच नहीं होगा तो इन ध्वनियों का उच्चारण शुद्ध रूप में नहीं हो पाएगा। आगे देखेंगे उपध्मानीय नाम ओष्ठव, इसमें आपका देखेंगे ह्रस्व दीर्घ, ठीक है, यहाँ देखिए ह्रस्व है, बाद में दीर्घ यानी बड़ा का मात्रा लगा हुआ है, उसके बाद म, ठीक है, ओ सॉरी उ वर्ग हो गया, क्या हो गया उ वर्ग, यानी पावर पा पा बा भा म। इन ध्वनियों का उच्चारण स्थान कहां से है, ओष्ठ से। ओष्ठ मतलब जो आपका ऊपर का और नीचे का जो ओष्ठ एक दूसरे से मिलते हैं तो पा पा बा भा ध्वनियां उच्चारित होती हैं। उसके बाद देखेंगे नासिक के वर्ण आ गया आपका, ये जो पाणिनि के 14 सूत्रों में यानी पंचम वर्ग में जो अंतिम वर्ण है, पंचम वर्ग में पंचम ध्वनि यानी का से लेकर के मा पर्यंत तक जो ध्वनि आती हैं, जैसे ज्ञा इया डा ना मा, इन ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। अब आप देखेंगे दीर्घ स्वर में आता है ए ऐ, दो ध्वनियां आती हैं ए और ऐ, ये हमेशा दीर्घ होती हैं, इनका ह्रस्व नहीं होता है, पिछली कक्षाओं में आपको पढ़ाया जा चुका है। देखिए इनको जब आप उच्चारण करेंगे कैसे करेंगे, ए ऐ, तो कुल मिलाकर के इनका कहां से उच्चारण हो रहा है, कंठ और तालु से हो रहा है। ए ऐ कहने का आशय इन ध्वनियों का जो उच्चारण स्थान है, जब आपसे पूछेगा कहीं पे तो कहां से है, वो कंठ तालु से। ऐसा नहीं दे दिया अलग कंठ दे दिया अलग तालु दे दिया, फिर कंठ तालु दे दिया तो वही कंठ तालु वाला ही विकल्प सही होगा। फिर आप देखेंगे ओ औ, दो ध्वनियां और हैं ओ और औ, इनका भी उच्चारण कहां से होता है, ओष्ठ से ही होता है, लेकिन कहां पे, कंठोष्ठ, कंठ से और ओष्ठ से होता है। इन दोनों ध्वनियों का जैसे कहते हैं ओ औ, ठीक है। आगे देखेंगे एक वा ध्वनि है, वा ध्वनि है, वा का उच्चारण कहां से होता है, दंतोष्ठम से। कहां से होता है बच्चों, दंतोष्ठम से, दांत और ओष्ठ से होता है। कहने का मतलब अगर आपसे पूछेगा वा का उच्चारण स्थान क्या है, वा का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या हो जाएगा, वकार से दंतोष्ठम। अगर आपको ये सूत्र पता है तो बहुत ज्यादा आपको वर्णों को याद करने की आवश्यकता नहीं है कि का का उच्चारण कहां से होता है, चा का उच्चारण कहां से होता है, या दा का उच्चारण कहां से होता है, ठीक है। अगर ये आपको पता है सूत्र तो आप बहुत जल्दी से कर लेंगे। बाकी आप देखेंगे जिह्वा मूलीय से जिह्वा
मूलम, यानी जो जिह्वा है वह सभी वर्ण स्थानों का मूल होता है। बिना जिह्वा के कोई ध्वनि उच्चारित नहीं हो सकती, आप बोल नहीं सकते। अगर आपकी जिह्वा थोड़ा लंबी हो जाए तब भी आप बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, और छोटी हो जाए तो और बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। ठीक है। बाकी जो है नासिका अनुस्वारम, यानी कुछ वर्ण जो अनुस्वार होते हैं, जहाँ पे बिंदी लगती है जिन वर्णों के ऊपर, उनका उच्चारण कहाँ से होता है? नासिका से। ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर बंद करता हूँ, रुकता हूँ। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।